खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। रन डाउन और फिर बड़े अहम मेहमान हमारे साथ होंगे। आज बड़ी अहम खबरें हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। कल भी हमने बात की थी और हमारे साथ एजाज उल हक साहब थे। हम पूछ रहे क्योंकि खबरें चलाई गई कि क्या अब दोबारा वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का उनका ख्वाब यानी पूरा हो सकता है या उनकी ख्वाहिश है। जो मुबैना डील हुई थी वो तो बेल मंडे नहीं चढ़ी थी, मगर क्या अब ये होगा। मगर आज उन्होंने एक बयान दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है इमरान खान के हवाले से कि वो अकेले मुजरिम नहीं थे। ये क्या सिलसिला, इमरान खान को डयाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं, क्या वजह है। ये जो एहतजाज बढ़ता जा रहा है उसकी बायस हो रहा है या कुछ और हो रहा है। उधर बेरोज़गारी की वजह जनाब एहसन इकबाल साहब ने कहा जी IMF 25 प्रोग्राम लिए, गिन के हम आपको बता देंगे इन्होंने कितने लिए। और आज IMF ने जब कहा है कि ज़रा आप अपने ज़रा निकालें, अपने पेट से कपड़ा यानी मुहावरतन उठाएं, तो जो है वो अब हम IMF से भी इंशाल्लाह हमलावर होंगे उस पर। और साथ साथ पाकिस्तान दुनिया का एक एंटी शिप मिसाइल बनाने वाला 5वां मुल्क बन गया। और साथ साथ हम बात करेंगे कि जो मगरिब का एक जवाल लगता है, आज एक रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे जो एक्स सोवियत यूनियन और आज का रशिया जो है रूस है वो पूरे नेटो से ज़्यादा असला प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या एक जवाल की कैफियत। अब क्या देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तजिया निगार जनाब हमाद हसन साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब हमाद हसन साहब, आपने वक्त दिया। हजूर पहले तो मैं इसी तरफ आता हूँ, इस टाइमिंग के बारे में क्या ख्याल है और इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है कि वो अकेले मुजरिम नहीं हैं, ये इमरान को एक्जेनोरेट कर रहे हैं या कुछ लोगों को कह रहे हैं कि उनको भी नेट करें या किसी अपनी एक नादीदा ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं हमाद हसन साहब? देखिए, नवाज शरीफ साहब का ये पहला बयान नहीं है, हमेशा से उनका यही स्टैंड रहा है। गुजरांवाला जलसे में भी कहा था, जब वापस आए थे लाहौर जलसे में भी यही कहा था कि जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, और वाकई उनकी बात ठीक भी है, क्या साकिब निसार ने इस मुल्क के साथ कुछ भी नहीं किया? क्या बाजवा, फैज़ हमीद और इन लोगों ने इस मुल्क के साथ कुछ भी नहीं किया था? सब ने किया था, अदलिया ने भी किया था। और ये नवाज शरीफ साहब का पहले से यही स्टैंड है कि उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं ज़रा उनकी बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ कि ये एहतसाब मीडिया तक भी लाना चाहिए कि कौन लोग थे जो मीडिया पर लाए गए और उन्होंने कच्चे जहनों के सामने एक नैरेटिव बिल्ड किया और उन्हें उस गुमराही की तरफ धकेला जिस गुमराही से वो अभी तक निकलने का कोई रास्ता उनको नहीं सूझ रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये इसके पीछे कौन थे और मकासद क्या थे और उसका हुसूल क्या हुआ? क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ मुल्क को, रियासत को? आज हम जिन मसाइल में घिरे हुए हैं, जिन मसाइल का हमें सामना है, वो मसाइल हमारे सियासी भी हैं, वो मसाइल हमारे जमहूरी भी हैं, वो मसाइल हमारे मुआशी भी हैं, वो हर हवाले से हमारे मसाइल हैं। तो इन मसाइल ने उस हाइब्रिड रिजीम से जन्म लिया था जिस हाइब्रिड रिजीम को कुछ मखसूस लोगों ने, एक बात हमाद हसन साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, के लिए बनाया था। मैं एक इंटरजेक्ट कर रहा हूं। हाइब्रिड रिजीम कब नहीं थी? ज़िया उल हक की हाइब्रिड रिजीम थी जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बने। इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये तो कोई नई बात नहीं है। कब जो है वो साफ़ी वो लॉन्च नहीं किए गए और कब जो है वो आपको याद होगा हमाद हसन साहब कि बाकायदा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक अखबारी इदारे में टीम बनी थी कि भाई इनकी शख्सियत को आप तामीर करें। सो इट इज, डोंट यू थिंक इट इज द सेम स्टोरी? देखिए, आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है, लेकिन हम ज़िया उल हक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इमरान खान को। इमरान खान तो एक सियासी लीडर की हैसियत से सामने आए थे। जो हाइब्रिड रिजीम चल रहा था 2011 के बाद, जब PTI का प्रोजेक्ट सामने लाया गया था, इमरान खान का प्रोजेक्ट लाहौर जलसे के बाद सामने लाया गया, तो हमें उससे हम कंपेयर नहीं करेंगे। वो तो एक खौफनाक मार्शल लॉ था, ये तो मार्शल लॉ नहीं था। इमरान खान को तो एक, मगर वो इससे बड़ा जुर्म था, सिविलियन लीडर की हैसियत से सामने लाया गया और वो बड़ा जुर्म था। उन्होंने आइन को वायोलेट किया। आर्टिकल 6 लगती थी उन पर, और उनके जो साथी थे, ये भी मुकदमात में बात हुई कि जी क्या जो सहूलतकार है उन पर भी लगाया जाए। बिल्कुल सही बात है। वो बहुत बड़ा जुर्म था। मार्शल लॉ से बड़ा और खौफनाक जुर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी मार्शल लॉ, इसी आमरीतों, इसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ जस्टिस वकार सेठ का फैसला सामने आया था ना। तो उस वकार सेठ पर किसने चढ़ाई की थी? उस वकार सेठ के खिलाफ कौन खड़ा हुआ और कहा कि ये पागल आदमी थे? ये कोई और नहीं, ये इमरान खान ही थे।
ये उस फैसले को उड़ाने वाले इमरान खान ही थे। अच्छा अहमद भाई, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं ताकि कम वक्त में आपसे फायदे भी उठा सकूं। क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है कि खान साहब को अब कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है किसी और जेल में, और अगर किया जा रहा है तो क्या वजह आपको समझ आती है अहमद भाई? देखिए, जाहिर है कि ये जो जहाँ पर जिन मंतिकों में ये फैसले होते हैं वो जाने, उनके फैसले जाने। हम तो बहैसियत सहाफ़ी तज्जिया करेंगे गर्दपेश के हालात का। जी बिल्कुल। अब आप देखें, कई दिनों से हर मंगल को जो मुलाकात का दिन होता है, अलीमा खान आकर एक हुल्लड़बाजी करती है, धरना दे जाती है, बैठ जाती है, लेकिन उसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या है? क्या अलीमा खान के 11 वारंट्स जारी नहीं हुए? फिर वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? शाह महमूद कुरैशी जैसे सीनियर सियासतदान तो मुद्दतों से जेल में है, एजाज चौधरी जेल में है, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा जेल में हैं, यास्मीन राशिद साहिबा बीमार और बूढ़ी होते हुए जेल में हैं, लेकिन अलीमा खान के 11 वारंट्स जारी होते हैं, वो जेल नहीं जाती। अलीमा खान का बेटा बाहर से बुलाया जाता है, जेल जाता है, उसको एक मजलूमियत का एक कवर आप ये कहना चाह रहे हैं अहमद भाई कि क्या आपका मतलब ये है कि बाहर निकल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अलीमा और इमरान खान से के जो खानवादा है या जो बहनें हैं उनको सपोर्ट कर रही है? एक मिनट एक मिनट, मुझे मैं यही बात मुकम्मल कर रहा हूं। जी गो हेड। यानी 11 वारंट्स में गिरफ्तारी नहीं होती, बेटा आकर जेल चला जाता है और फिर चंद दिनों के बाद निकल आता है। शाह महमूद कुरैशी और दूसरे बेचारे मुद्दतों से जेलों में पड़े हैं, उनकी जमानत नहीं होती है। अलीमा खान के बेटे का चंद दिनों में जमानत हो जाता है। दफा 144 लगाए, उसके बावजूद वो रोज रोज आकर यहाँ पे हुल्लड़बाजी करती है, कोई उनको गिरफ्तार नहीं करता। तो आप ज़रा डायनेमिक्स को देके, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको देके, तो अच्छा कल जब वो आई थी तो अपने साथ सीडी भी पीटीआई वाले लेकर आए थे, और आपको मालूम है पहले चगजाई साहब ने कहा, फिर एक सहाफ़ी ने सीडी की बात की कि सीडी लगाकर इमरान खान को जेल से निकालेंगे। तो गोया एक तरह से परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि इमरान खान यहाँ पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर उसे शिफ्ट किया जा रहा है तो उससे पहले एक सज़ा बनाई जा रही है। एक और पहलू से बात करना चाहूँगा, जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब ने, आपने बिल्कुल दुरुस्त बजा कहा कि वो पहले भी ये बात करते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा, हालांकि उनका पता नहीं कहना बनता है या नहीं बनता। आप जानते हैं वो जो उनके इलेक्शन का मामला था और उन्होंने माना था कि उन्होंने जब अपना बाजवा साहब को कह के मुबैना तौर पर उनके मुताबिक इलेक्शन को जो है वो रिट्रीव करवाया था बकौल उनके। वो भी कहते हैं कि इनका भी आप एहतसाब करें जिस तरह हो रहा है फैज़ हमीद साहब का। तो क्या ये मुतालबा है अब नवाज शरीफ साहब का और इनका ख्वाजा आसिफ साहब का कि उनको भी कटहरे में लाया जाए बाजवा साहब को? तो मैं तो यही आपसे मैंने कहा भी, ये सियासतदान बारी बारी जेलों में जाते हैं। नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पर निकले तो बयानिया उठा लिया कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, आईन की सुपरमेसी, जमहूरियत की बालादस्ती। लेकिन आज वो बयानिया कहाँ है? तो जब सियासतदानों का किरदार ये हो और वो पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की लाश को लेकर अभी तक वोट समेट रही है, वो पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की अलमबरदार है, वो पीपल्स पार्टी इसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, इसी 27वीं तरमीम को पास करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो जब सियासी जमातों, जब कल इमरान खान इक़्तिदार में थे, वकार सेठ, जस्टिस वकार सेठ मरहूम को पागल आदमी भी कह रहे थे। तो जब तक ये एक 1 पॉइंट एजेंडा पर नहीं आएंगे, आईन और कानून की सुपरमेसी पर, तो तब तक ये बारी बारी भुगतते रहेंगे। आज भी आप इमरान खान को रहा करें, उसे इक़्तिदार का रास्ता दिखाएं, उसका बयानिया वही होगा जो आज शरीफ फैमिली का है। अच्छा, ये जो ISPR के साथ मुलाकातें हो रही हैं, पहले साफ़ियों की हुई, फिर सुहेल आफरीदी साहब की भी बताया जा रहा है, तो इनमें ये एजेंडा क्या है, क्या अचीव हुआ और इन मीटिंग्स में क्या हुआ, ख़ास तौर पर जो ये बड़ी मीटिंग है? आपने सुहेल अफरीदी के अलावा किसके हवाले से पूछा? कुछ दिन पहले साफियों को भी सुहेल अफरीदी साहब ने भी बुलाया था और ISPR ने भी बुलाया था और शायद कोई डिनर भी था।
जी, वहाँ वो उस मुलाकात में तो मैं भी था ISPR वाले में, और वो एक रूटीन की ब्रीफिंग थी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो एक तवील मुद्दत से जब भी कोई इशू होता है तो उस पर ब्रीफिंग दी जाती है। वो ब्रीफिंग बुनियादी तौर पर ड्रग स्मगलिंग, पाक अफगान ताल्लुकात, बॉर्डर टेररिज्म, इन मौज़ूआत पे थी। लेकिन जाहिर है कि जब बात निकलती है तो फिर और सवालात की तरफ भी जाती है, और हमने मुख्तलिफ और सवालात भी किए। रही सुहेल अफरीदी की सहाफ़ियों से बात, तो भाई हमें ये नहीं चाहिए कि सुहेल अफरीदी सहाफ़ियों से मिले या वो बहुत महज़ब नौजवान है या वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। हमें ये चाहिए, हम इस पे फोकस करें। पता नहीं PTI के हमायती सहाफ़ी उसकी तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं। हमारे सामने तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हमारे सामने तो वह हमें वो दिखाए कि परवेज़ खटक ने बदतरीन करप्शन की थी। क्या परवेज़ खटक के करप्शन के खिलाफ कोई इकदाम हो रहा है, कोई इंक्वायरी हो रही है, आपसे बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? फिर जो भी आता है गज के करप्शन करता है वही परवेज़ खटक फिर इनके साथ भी आ जाते हैं। इनके पास आए तो नायद हो जाते हैं, उधर हो तो गलत हो जाते हैं। महमूद खान ने भी यही इसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ मैं। फिर महमूद खान के दौर में जो कुछ हुआ, फिर गंडापुर और उसका भाई जो कुछ करते रहे, कोहिस्तान स्कैंडल आया, प्लेसर गोल्ड स्कैंडल आया, CNW स्कैंडल्स आए, पोस्टिंग ट्रांसफर स्कैंडल आए, बहुत सारे। उस हवाले से सुहेल अफरीदी ने कुछ काम किया जो सूबे की बदतरीन अमन अमान की सूरत हाल है। सही फरमाया अहमद भाई आपने, क्या बताया? मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से उसने क्या, एक बात समझ में नहीं आती। मैं एक तो बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, मगर आप ही की बात को ख़त्म करता हूं कि ये बारी बारी आके सारे वारदात करते हैं, हम मानते भी हैं, इनकी एक्सटेंशन कोई नहीं रोकता। 1980 से इन्हीं को एक्सटेंशन चली जा रही है। और अगर IMF की रिपोर्ट देखें तो आई थिंक दे शुड बी समवेयर एल्स रादर देन दी कॉरिडोर्स ऑफ पावर। ब्रेक, बहुत शुक्रिया माधवन साहब का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ी अहम खबरें हैं। बेरोज़गारी की वजह क्या IMF का प्रोग्राम है, और अगर IMF का प्रोग्राम है तो जिन्होंने IMF का प्रोग्राम 25 लिए, क्या दे शुड बी टेकन टू टास्क? क्या आवाम के सामने जवाबदेह होंगे? उनकी कोई तादीबी कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जानी चाहिए? इस पर बात करेंगे और बहुत सी खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब बात करेंगे IMF के। बार बार उनकी तरफ से रिमाइंडर भी आ रहा है और तमाम अखबारों में कि जनाब ये जो हमने आपको ये गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से जो आपसे मालूमात मांगी हैं वो दी जाएं। और आज हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है। और आज जो हमारा जो प्लानिंग कमीशन के जो हैं हमारे जनाब एस इकबाल साहब, उन्होंने कहा जी बेरोज़गारी की वजह तो IMF है, और साथ साथ एक शुमारियात के इदारे की तरफ से भी रिपोर्ट आई है जो इनकी कारकर्दगी है। मज़ीद लोग गुर्बत में चले गए, मज़ीद लोग जो है वो बेरोज़गारी में चले गए। मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ में बता दी डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं इस बात पर आता हूँ कि इफ़ एट ऑल IMF वजह है हमारे यहाँ बेरोज़गारी की, तो फिर जिन्होंने प्रोग्राम लिए हैं शुड दे बी टेकन टू टास्क? एक बनाएं कमीशन जुडिशियल कि ये 23-25 प्रोग्राम जो बकौल उनकी वजह से हम बर्बाद हुए, तो क्या इनको शुडंट दे बी टेकन टू टास्क? क्योंकि ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन में है, IMF को तो हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब जी, काली साहब, बड़ी कमीशनें, बड़ी कमेटी आपने भी देखी, मैंने भी देखी, नतीजा कुछ नहीं निकलता। ज़रूरत इस चीज़ की है कि फोकस किया जाए कि नतीजा किस तरह अब करना है, नतीजा किस तरह निकालना है, पॉलिसी किस तरह बनानी है। देखिए, हक़ाइक़ हमारे सामने। हुकूमत खुद से कह रही है कि बेरोज़गारी की शरह जो है वो 7.1 है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो कहीं ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट 7.1 के मुकाबले में। ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है, नौजवान तबका है, आबादी है, उसमें तो कोई 15-20% से कम नहीं है बेरोज़गारी की शरह। तो ये तो है हकीकत। इसको सॉल्व किस तरह करना है या इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, तकरीबन रोज़ाना के 20,000 बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। अब साल के बाद तकरीबन 50 से 60 लाख नई नौकरियों की ज़रूरत है।
देखिए, दुनिया में कोई भी मईशत हो, कितनी भी तेजी से क्यों ना ग्रो कर रही हो, उसमें 50 से 60 लाख इजाफी नई नौकरियां निकालना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाता है। बुनियादी इशू जो है वो 20,000 बच्चे जो रोजाना के पैदा हो रहे हैं। अब वो ब्लेम किसी एक खास हुकूमत के ऊपर नहीं किया जा सकता। अब ब्लेम जो किया जा सकता है वो ये है कि इसके इन हकाइक की रोशनी में हुकूमतें कुछ अपना दिमाग क्यों नहीं लड़ाती। देखिए, आजकल की दुनिया में गूगल वाले हैं, हवावे वाले हैं, वो बेतहाशा फ्री कोर्सेज दे रहे हैं। 3-3 महीने के फ्री कोर्सेज आ रहे हैं। पाकिस्तान में वो नैपटेक के नाम से एक अदारा भी है। अगर वो पार्टनरशिप कर ले इन इदारों के साथ जहाँ पे फ्री कोर्सेज आ रहे हैं आईटी के हवाले से, और ये जो पढ़ा लिखा नौजवान तबका है उसको हम गूगल के साथ, हवावे के साथ कोर्सेज करवा दें। और दूसरा, आप सोचिए कि बड़ी दुनिया के ममालिक जो लेबर एक्सपोर्ट करते हैं वो आजकल की दुनिया में ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो इश्तिहार आते हैं, दुबई में आते हैं, सऊदी अरेबिया में आते हैं, जर्मनी में आते हैं, जिस किस्म की ज़रूरियात हैं उनको उसको मैच किया जाता है कि जिस किस्म की स्किल सेट आपके मुल्क में मौजूद है। मेरे इल्म में ऐसा कोई ऐप पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रहा। फिलीपींस में लोग कर रहे हैं, कंपनियां कर रही हैं, वहाँ के स्किल सेट्स लोग जो हैं वो कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें नौकरियों का पता चल जाए कि किस किस्म की नौकरियां अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, जो बेरोजगार, मैं डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। मैं एक तो ये तारफ़ भी करवा दूँ कि जनाब अरशद अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मगर मैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, हजूर अरशद अब्बासी साहब, मैंने आज आपका एक आर्टिकल देखा एक बड़े मौक्कर अंग्रेज़ी अखबार में, जिसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, और जो बात मेरे ख्याल में टेसिटली डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने भी की है कि यार ये हम बड़ा कहते हैं वो फलां, हालांकि पाकिस्तान के लोगों को किसी एक्सटेंशन से कोई सरोकार नहीं है, मगर एक एक्सटेंशन ऐसी है जो हमारे सीने पे मोंग दलती है, जिसका आपने जिक्र किया, और वो ये कि एक ही तबका 5-6 ख़ानदान जो हैं वो, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल दोज पीपल, जैसे कहा जाता है, जैसे आर्टिकल में भी इशारा था कि जिन्होंने ये मुआहदे करके एनर्जी के IPPs के हमारे बेड़े गर्क कर दिए, उनको कई सालों से एक्सटेंशन मिल रही है, इन हुक्मरानों को, ख़ानदानों को मिल रही है, हमारे बेड़े गर्क हो रहे हैं। हमें किधर लगाया हुआ है, जिस एक्सटेंशन का हमसे लेना देना ही कुछ नहीं है, एक सरकारी मामला है, भाई कर लें, करना है, नहीं करना ना करें, इट्स अप टू यू। तो ये फरमाइए, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको एक्सटेंशन मिलती रहेगी, जिनके मुआहिदों की वजह से आज अंधेरे भी छाए हुए हैं और मुस्तकबिल भी अंधेरा है। अरशद अब्बासी साहब। सईद कायक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू के लिए मदऊ किया है। बात ये है कि या तो एक्सटेंशन इस बेस पे हो कि इसने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की है, पाकिस्तान में एनर्जी यानी गैस, पेट्रोल, बिजली की कीमतें इतनी कम की हैं, ये दुनिया के लिए मॉडल है। लेकिन जिस पाकिस्तान को आपने तबाह बर्बाद किया, ये किया, और मेरे अल्फाज नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं 6 मौक़ों पे, कि पाकिस्तान तो एक दुनिया में कशकोल बन गया है एनर्जी सेक्टर की वजह से। तो इनके प्राइम मिनिस्टर के इन अल्फाज को दुनिया के बड़े मीडिया ने, आप जैसे दानिशरू ने रिकोट किया कि ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्या कह रहे हैं कि वाकई एनर्जी सेक्टर, चाहे बिजली का हो, चाहे ऑयल गैस का हो, उसने हमें कशकोल बनाया, और वाकई कशकोल बनाया। इसके ऊपर अब आप देखिए ज़रा हाल ही ओगरा देखिए, 8 साल मेंबर ऑयल के और ड्यूल पोस्ट मेंबर गैस की। देखिए सामने क्या लेने दीजिए, इशारों में बात क्यों करनी। आप इनके चेयरमैन को देखें, माशाल्लाह अभी 2800 बिलियन हमारा गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट है, और आप कल परसों से देख रहे होंगे जी गैस की कीमतें कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, इनको ये भी एक्सटेंशन पे है। इसी तरह पावर सेक्टर में आप यकीन करें 15 साल हो गए, एक हमारे MD साहब बैठे हुए प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट डेवलपमेंट बोर्ड के, यार खुदा के वास्ते बस कर दो, अपनी इनिंग कब ख़त्म करोगे। बल्कि मैं तो, मुझे मिले थे आज से 2-3 माह पहले, तो मैंने कहा था कि आप हुजूर क्या चाहते हैं कि जब आपका इस दुनिया से देहांत हो तो वो भी खर्चा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त करे। तो कहने लगे क्या करें जी, ये छोड़ते नहीं हैं। मैंने कहा ये छोड़ता कौन नहीं है। अब आप देखें कि ये क्या प्राइम मिनिस्टर हैं या कैबिनेट हैं, कभी इन्होंने बैठ के रिव्यू किया है कि एनर्जी सेक्टर में जिन लोगों को हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं ये कौन लोग हैं। इसी तरह OGDCL में एक बंदे को 12 साल हो गए,
हम ये नहीं कहते उनको 20 साल ले जाएं, 100 साल, लेकिन क्या ये आइंस्टाइन है, क्या ये रिफॉर्मर हैं, ये क्या एलन मस्क लेवल के लोग हैं? भाई इन्हीं की वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा। और इससे पहले आप लोग बात कर रहे थे खैर जॉब मार्केट की, इसमें मैं ऐड कर दूँ, आपको पता है शहीद काजी साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, किसी ज़माने में सियालकोट में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सारी एक्सटेंशन, ये वायर, ये क्या क्या चीज़ें बनती थी, अब कहाँ गई वो? सब चाइना से आ रहा है। इसी तरह गुजरावाला में एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो कौन सी थी? वो सैनिटरी की। हमारे यहाँ जितने भी ये जो टैब्स हैं, ये सब चीज़ें वहाँ बनती थी, अब सब चाइना की है। यानी इंडस्ट्री के लिए बिजली इतनी महंगी है तो जॉब कौन देगा? कहाँ से जॉब प्रोड्यूस होंगी? कौन देगा इनको? असल जो मसला है हमारे यहाँ पाकिस्तान में खराबी की जड़ है वो है हमारा एनर्जी सेक्टर। आज तक हम इसको कुछ नहीं कह सके। देखिए हम मित्ता लिखते थे तो हमारी कोई नहीं सुनता था, लेकिन अब चूंकि एक गोरू ने लिखा है तो मेरे ख्याल में आप कुछ होश आएगा। चले ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की, गौरव ने लिखा है। मैं डॉक्टर साहब आपको यानी ज़ाहिर है आपका बातों को हम दोहराते रहे, ये जो आपसे अक्सर हमारी बात होती रही मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, जिसकी तरफ इशारा अरशद अब्बासी साहब ने भी किया, ये जो क्या ये दिस इज़ आल्सो अनदर रास्ता है जो स्टेटस को है एलीट कैप्चर को उसको मेंटेन करने के लिए कि ये क्योंकि ये तो बात उन्होंने सामने रखी कि परफॉर्मेंस क्या है कि आपके पास 2.6 ट्रिलियन का आपके पास सर्कुलर डेट है, पूरी तरह नाकाम हुए ये लोग। तो ये कौन इनसे इनकी औसाफ हमीदा और फ्यूज़ व बरक़ात जिसे कहते हैं क्या मैंने अपने साथ रखते हैं? और यही IMF कह रहा है यार ये इसको फारिग करो वरना ये मुल्क अल्लाह ना करे खाकम बदन ये फारिग ही होता नज़र आता है। जो रिपोर्ट थी डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। साहब अब्बासी साहब ने जो हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं वो 100% दुरुस्त और बहुत खूबसूरती से उन्होंने आपके सामने वो हक़ाइक़ रखे हैं। मेरा फोकस ये रहता है कि उन हक़ाइक़ को सामने रखते हुए निकलना कैसे, सोल्यूशन क्या है। देखिए सोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि हुकूमत जो है वो इन बिजनेस से बाहर चली जाए, उसका काम हुक्मरानी करना है। पाकिस्तान की हुकूमत पूरे मुल्क में जितनी बिजली पैदा होती है पहले उसको खरीदती है, फिर वो खरीदी हुई बिजली को बेचती है और इस खरीदो फरोख्त के दौरान आपका और मेरा कोई 400-500 अरब रुपए का नुकसान कर देती है। मतलब हुकूमत का क्या बिजनेस है कि वो पेट्रोल खरीदती है, वो डीजल खरीदती है, वो गैस खरीदती है, वो बिजली खरीदती है, वो गंदम की कीमत फिक्स करती है, वो गन्ने की कीमत फिक्स करती है, वो कोई 8 मिलियन टन गंदम जो है वो खरीद लेती है, वो कास्को के पास रख देती है। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है और ये सारे हक़ाइक़ जो आपके सामने अब्बासी साहब ने रखे, इनका सोल्यूशन ये है कि हुकूमत हुक्मरानी पे आ जाए और सारे काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे। मगर एक पहलू और है अरशद अब्बासी साहब जो बड़े नहायत यानी बड़े कमाल महारत से डॉक्टर साहब ने रखा। बात यह है कि इन्होंने कहा कि हुकूमत को हुकूमत करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि हुकूमत करने वाले अगर IPPs भी चलाएंगे, मालिक होंगे उसके या उनके कोई आगे पीछे रिश्तेदार होंगे, शुगर की इंडस्ट्री उनकी होगी, अब हुकूमत के साथ साथ तो मैशत भी चला रहे होंगे, तो हमें इसको एक्सट्रिकेट कैसे कर सकते हैं? डोंट यू थिंक नथिंग लेस देन अ रेवोल्यूशन कैन सेव अस फ्रॉम दिस सिचुएशन? अरशद अब्बासी साहब, इससे पहले डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि पाकिस्तान में जो कमी है वो डिग्रियों हमें नहीं चाहिए, हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें स्कूल्स चाहिए। तो मेरा जवाब आपके सवाल का ये है कि क्या गवर्नमेंट करने की स्किल हमारे बंदों के पास हैं वाकई, जो मेरिट जो दुनिया में डिफ़ाइन की हुई है, एक बात। और दूसरी उसी चीज़ को मैं नाज करूँगा, इन्होंने एक आपको तो कल प्राइम मिनिस्टर ने एक इफ्तिताह किया एक यूनिवर्सिटी का, इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का। सुनिए यहाँ पे 18 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं, 12 प्राइवेट हैं। तो आज से 6 महीने पहले मैंने और डॉक्टर इकराम ने एक सजेशन दी थी कि आप ये बलूचिस्तान में स्किल डेवलपमेंट के लिए 3 महीने से लेके 8 महीने तक ये काम करें कि लोगों की कारपेंट्री, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन, देखें हमें ये लोग ट्रेंड कर रहे हैं। आज आपको मार्केट में, इवन पाकिस्तान की मार्केट में अच्छे ये ट्रेंड बंदे नहीं मिलते। और चूँकि मुझे ये तीनों चीज़ें आती हैं और हमने ये कहा था, जैसे ये डॉक्टर साहब ने भी अच्छी बात की कि जॉब्स डेवलपमेंट देखिए दुनिया में कहाँ का रिक्वायरमेंट है। अभी सऊदीया वाले भी कहते हैं, इंटरनेशनल कहते हैं कि हमें सर्टिफाइड प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ये सारे ट्रेड के लोग चाहिए।
हम ये काम नहीं कर सके। हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं और मेरा जो तजर्बा है यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक वो बड़ा बुरा रहा है। मैं एक्सीलेंस सेंटर का एक फाउंडर हूँ 2011 में, और 1 साल के बाद मुझे ख्याल आया, बड़ा पछतावा आया, और मैंने एक सबक एक सीखा कि हाँ वाकई पीएचडी का तल्लुक अकल से नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, इस तरह के तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हमारे पास हैं। हमें ये एक कहते हैं ना विजन, वो आपने बात की कि गवर्नमेंट को कौन सिखाएगा, इनको कौन बताए कि भाई देखें ये काम ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ एक फोरम बनना चाहिए, एक छोटा सा थिंक बनना चाहिए जो इनकी हेल्प करे। अब देखिए ना, मैंने कोशिश की आज कीमत तक की बात पहुँचाने की कि भाई देख यार, तुझे पता है कि तू दानिश में आपका मुकाबले का बंदा कोई नहीं है। ये बलूचिस्तान जो कि नर्सरी है टेररिज्म की, कौन लोग आते हैं, यंग लोग आते हैं जो BLA उसके लिए करते हैं। इवन फाटा में मैं 2010 पे पूरे फाटा में रहा हूँ, उस वक्त बड़ा टर्बुलेंट था। मैंने देखा कि लड़कों यंग में बड़ा एक कमिटमेंट है, बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनिंग काम देगा। और इवन कोई बड़ा कोई यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत ही नहीं है, एग्जिस्टिंग स्कूल जहाँ भी एक भी छुट्टी हो जाती है, ये कर सकते हैं। लेकिन ये बातें इनको समझाने के लिए सईद काजी साहब आपको डॉक्टर साहब को भी ले जाएं। ये असल में ये बात है। नहीं, बात तो ये है, देखिए अरशद अब्बासी साहब, आप एक बड़े नुमाया आदमी हैं और आपके नाम और रिज्यूमे पढ़ें तो बड़ा देर लग जाती है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम है हमारे साथ, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, मामूली आदमी है। हुजूर जो कामयाबी के झंडे ये बिल्डिंग वाले कम है, ये प्रॉपर्टी वाले निकलते हैं हुक्मरानों के अंदर से। मुझे एक स्पीकर ने कहा, भूटानी साहब ने, असलम भूटानी साहब ने, जो स्पीकर थे बलूचिस्तान असम्बली के, वो कहते हैं साइकिलों पे आते थे, और ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ, दुनिया टीवी में मैं शो कर रहा था, और फिर 4 जीप्स ले जाते हैं। तो क्या खटिया मैं फ़ारूक सलीम साहब ने, और ठीक है वी हैव अ डिसेंट लाइफ एंड आई थिंक वी आर, हम इसके साथ मुतमिन भी हैं। मगर यहाँ तो कहते हैं यार ये क्या पढ़ लिख के आपने क्या करना है, एक आध ठेका ले लें, ठेकेदार बन जाएं, कोई कंपनी करें, रातों रात हुन बरसने लगेगा। डॉक्टर साहब फिर ये अगर आपके यहाँ रोल मॉडल होगा कि यहाँ आपके जो रोल मॉडल हैं वो मलिक रियाज साहब होंगे जो आजकल मतलूब हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आवे का आवे ही खराब है, या मैं गलत हूँ डॉक्टर साहब? साहब 27वीं तरमीम के बाद जो बुनियादी पाकिस्तान की ऑपरेटिंग ढांचा है वो मैं समझता हूँ कि बदल गया है। 2 नए सतून सामने आए हैं। पहला तो ये है कि सेंट्रलाइज पावर हो गई, और दूसरा बड़ा सतून ये है कि अदलिया रीस्ट्रक्चर हो गई। पिछले कोई 70-75 सालों से जिस ढांचे के ऊपर, जिस माशी मॉडल के ऊपर, जिस सियासी मॉडल के ऊपर, जिस ताकत के मॉडल के ऊपर पाकिस्तान चल रहा था, वो तब्दील हो गया। मेरी नज़र में एक बुनियादी तब्दीली आई। अब एक स्ट्रक्चर नया सामने आया है। अब देखना ये है कि ये जो नया स्ट्रक्चर सामने आता है ये सिम्त क्या अख्तियार करता है। वो कहते हैं कि पावर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर सॉल्व्स नथिंग, डायरेक्शन ऑफ पावर सॉल्व्स एवरीथिंग। अब वो ढांचा सामने आ गया है, एक नया ढांचा है। अब हमने देखना यह है कि सिम्त क्या इख्तियार करता है, कि वो डायरेक्शन ऑफ पावर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की फ़ारूक सलीम साहब आपने, ये जो बात डॉक्टर साहब ने की है, डू यू थिंक कि इस बदले हुए एक रियासती ढांचे में शायद कोई अच्छी सूरत निकले, और एक हम पॉजिटिव नोट पे अपने सेगमेंट को कंक्लूड करें क्विकली जनाब अरशद अब्बासी साहब? देखिए डॉक्टर साहब ने ये बात तो की है कि एक नया ढांचा या नई चीज़ स्केलेटन बन गया हुआ है, लेकिन जिसे कहते हैं ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये मेरे आपके ऊपर वो लड़का जो बेरोजगार डिग्री लेके बैठा उस पर क्या असर पड़ा है। मेरी कभी कभी डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी बात होती है, मैं इनको ये कहता हूँ कि क्या ये चाइना बेस्ड होगा जिस तरह सुनने में आ रहा है, जहाँ पे हर आदमी मॉनिटर किया जाता है काम करने के वजह से कि उसने आज कितना काम किया। देखिए वहाँ पे एक फार्मूला है 996, सुबह 9 से लेके रात 9 तक, हफ्ते में 6 दिन हर बंदा वहाँ पे काम करता है। क्या जो नया ढांचा है वो ऐसा सिस्टम बनाएगा? जाहिर है ये वक्त दिल तो करता था ये एक मुसलसल बड़ी लंबी डिस्कशन, आप जैसे दानिश्वर कभी कभी हाथ आते हैं। बहुत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब बहुत शुक्रिया। अरशद अब्बासी साहब, ये हमारे इश्यूज़ हैं बहुत बड़े और इनसे निकलना ज़रूरी है। अच्छी बात है कि ये डिस्कस हो रहे हैं और शायद उन कानों तक पहुँच जाए जिनके पास इख्तियारात हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक नया एंटी शिप मिज़ल हमने बनाया है 5, वो हमारा एक ऐसा सिलसिला है कि जिसमें हम बाई लीप्स एंड बाउंड आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए दुनिया में जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब ने, हमें ज्वाइन किया है जनाब एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। शाह साहब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आज ही खबर भी आई थी कि एक एंटी शिप मिज़ल बनाने वाला मुल्क बन गया है। क्या हम 5th मुल्क हैं ये, और इसमें क्या हमारी जो सिक्योरिटी एक है दिफा की जो सूरत अवाल, उसमें ये कहाँ तक हमें और आगे लेके जाएगा और महफूज रखेगा इस इंतहाई एक ख़तरनाक जो एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट दुनिया में और हमारे हमसाए में डेवलप हो रहा है। जनाब फैसल शाह साहब जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का बड़ा कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान ने किया है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हमारा अपना बनाया हुआ मिसाइल सिस्टम है। जब आप कोई अपनी टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो फिर उसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, मज़ीद उसको आप इवॉल्व कर सकते हैं, तो ये आसानी होती है अपनी चीज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना बनाया हुआ बड़ा कामयाब तजुर्बे के साथ ये फायर किया गया। देखिए, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है इसमें एवोल्यूशन बड़ी तेज़ी से हो रहा होता है, और जाहिर बात है कि अगर आप एवोल्यूशन कर रहे हैं तो आपका दुश्मन भी इसमें प्रोग्रेस कर रहा होता है, तो आपको इसके साथ कदम से कदम मिला के चलना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज या पाकिस्तान नेवी कई दहाइयों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि हमने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या अपनी जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है उस पर हमने कोई आँच नहीं आने देना। और ये इसका अमली मुजाहरा आपने मई 2025 में देख ही लिया कि अपने से कितने बड़े दुश्मन को हमने मात दी। हमने हवा में उनका नुकसान किया, ज़मीन पे उनका नुकसान किया, और समंदर में उनको 400 मील से करीब आने नहीं दिया। हालांकि वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और अपने बाकी जहाज और न्यूक्लियर सबमरीन सब चीज़ें लेकर वो समंदर में मौजूद थे, लेकिन वो 400 मील यानी 700 किलोमीटर से करीब पाकिस्तान के नहीं आ सके। तो हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह सी में ऑलरेडी बड़ी अच्छी है। 1965 की मिसाल आपके सामने है, 1971 की मिसाल आपके सामने है, और अब 2025 की भी मिसाल आपके सामने है। तो ये जो कैपेबिलिटी है, ये ज़ाहिर बात है कि हमारी जो इस्तेदाद है उसको मज़ीद तक़वियत देगी, और हमारे दुश्मन के लिए एक बड़ी डिटरेंस है, इसकी एक डिटरेंस वैल्यू है। 2025 मई में भी उसने ये कैलकुलेशन की कि अगर हम सी फ्रंट खोलेंगे तो हम उसको फिर बंद नहीं कर सकेंगे, उसमें हमारा ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये जो हमारे कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है, हमारी इस्तेदाद में इजाफा हुआ है, तो इससे मज़ीद उस नोशन को शाह साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमारा तो डेटरेंसी का था, हमारा तो कोई यानी जारियाना तो हमारी सिचुएशन नहीं रही। जल साहब, मैं एक और एंगल से आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जनाब एडमिरल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, दुनिया बड़ी हैरत ज़दा हुई है जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बदला है। एक तो ये जो 25 मई वाली बात है जो इंडिया में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और उसके बाद हमने देखा, और एक और बात हमने देखी, और मैं आज एक आर्टिकल देख रहा था जल साहब, और उसमें मैंने देखा कि इवन जो आलमी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसमें ऐसी तब्दीली आई। मसलन मैंने हैरान रह गया जब मैंने देखा कि जो रूस है वो जितनी कन्वेंशनल आर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो कई गुना ज़्यादा हथियार बना रहा है, यानी होल नेटो पुट टुगेदर। और आज हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन में वो भी मान गए अब। तो ये क्या बैलेंस बदल रहा है, और ये जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसमें कोई ड्रैग आ रहा है और स्ट्रेच हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको जनरल साहब? बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा फिलोसॉफिकली अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल रिलेशन की थेरीज हैं उसमें एक थेरी है रियलिज़म की। जो रियलिज़म की थेरी जो है वो बहुत पहले से है, और वो यही कहती है कि जो स्टेट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, वो अपना ख्याल करती हैं, अपना पावर जो है वो मेंटेन करती हैं, और उनकी सर्वाइवल इसी में ही होती है कि उनका पावर जो है ज़्यादा हो। तो हुआ ये कि 9/11 के बाद या उससे पहले जब सोवियत यूनियन ब्रेकअप हुआ तो एक यूफोरिया था दुनिया में, एक पॉजिटिविज़म नज़र आती थी कि शायद ये दुनिया जो है अभी जंगें वगैरह नहीं होंगी और सारा कुछ जो है कोलैबोरेट करके आगे बढ़ेंगे। ये लोगों ने किताबें भी लिखी जी कि लिबरलिज्म जीत गया, डेमोक्रेसी जीत गई, ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। और रशियन जो थे उनको भी एक बहुत
जी बिल्कुल जी। उन्हीं की किताब थी एंड ऑफ द हिस्ट्री। और फिर उसके बाद जो रशियन हैं उनको भी ये होप थी कि वो इंटीग्रेट हो जाएंगे वेस्टर्न सिस्टम में। एक ज़माना ये भी आया कि कई जगहों पे ये बात होती थी कि शायद वो भी वेस्टर्न जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसका पार्ट बन जाए, बट अल्टीमेटली वो भी डिसअपॉइंट हो गए। फिर यूनिलैटरलिज्म आ गया, फिर आगे वाले जो हालात है आपने देख ही लिए, फिर ट्रम्प साहब आ गए और हमने चंद महीनों के अंदर 5 से 6 नई जंगें छिड़ती हुई देख ली, और जो पुरानी जंगें थी उनके अंदर हमने देख लिया कि वो फ्यूल हुई हैं। तो इन हालात में सब स्टेट्स जो हैं वो फ़िक्रमंद हो गई हैं अपनी सिक्योरिटी की। आप देखिए जो मिडल ईस्ट है उसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ, वो सिक्योरिटी कतर की जो है वो जब ब्रीच हुई तो उनको एहसास हुआ कि अपनी सिक्योरिटी जो है कोई भी आउटसोर्स नहीं कर सकता। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तैयार था। अभी जो एडमिरल साहब फरमा रहे थे, हर महाज पे पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डेटरेंस दोबारा जो है एस्टैब्लिश की और मनवाई। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पे पहुँचते हैं कि कोई भी स्टेट इस वक्त अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रही। हर एक स्टेट जो है वो उसको सेल्फिश होना पड़ रहा है, और अपनी जो दफाई इस्तेदाद है या जिन कंट्रीज़ का जो मिलिट्री स्ट्रेटजी ऑफेंसिव है वो अपनी जो हमले वाली इस्तेदाद है या ऑफेंसिव इस्तेदाद वो बढ़ा रहे हैं। तो उसी चीज़ को अगर हम बैकग्राउंड में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि रशिया जो है वो भी इनसिक्योर फील कर रहा था कि नेटो उसके पड़ोस में जा रही है, कि अभी जो जंग है वो जारी रहेगी। नेटो जो है ये जो नया डॉक्ट्रिन आपने बात की है जनरल साहब, आपने एक नए डॉक्ट्रिन की बात कर दी आपने, और मेरे ख्याल में फैसल शाह साहब ने जो भी बात की इन डिफरेंट वर्ड्स वो यही थी कि ये जो एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, एडमिरल साहब, ये क्या आलमी सिक्योरिटी स्टेटस को बदल रहा है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, और अब जो एक सेल्फिशनेस या एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ आया है और हमने माशाल्लाह खासा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड किया इस चैलेंज को, तो ये भी एक वजह है कि हम रिप्लेनिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इसमें। मगर क्या इसका एंड क्या नज़र आता है? क्या हम किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं या और क्या ये जो फौजी इस्तेदाद में इजाफा है ये जंगों को रोकेगा या जंगें बढ़ेंगी दुनिया में, आल्सो इन द वेक ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वी सी? एडमिरल साहब देखिए, आपने रशिया यूक्रेन की वॉर देखी, आपने गजा का कॉन्फ्लिक्ट देखा, ईरान का देखा आपने किस्सा गजा के दौरान क्या हुआ उसके साथ, फिर इंडिया पाकिस्तान आपने देखा। तो आपको इंटरनेशनल सिस्टम कहीं नज़र नहीं आता, आपको इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल रूल्स, रेगुलेशंस, उनकी पासदारी कहीं नज़र नहीं आती। माइट इज़ राइट को प्रूव करने की कोशिश की गई इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में। उससे एक तासुर ये मिला सारी दुनिया को कि जिस जंग आपने अपनी खुद लड़नी है, अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, ना इंटरनेशनल सिस्टम आपकी कोई मदद कर सकता है, ना मेजर पावर का अगर आप में इंटरेस्ट है तो वो आपकी मदद करेगा, ना आपका कोई हलीफ आगे आएगा। कोई किसी जंग में शामिल नहीं हुआ सिवाय ईरान के कि ईरान गजा के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हुआ। बाकी आप देख लीजिए कि किसी जंग में किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की डायरेक्टली। इनडायरेक्टली की होगी तो बिल्कुल वो की है, लेकिन डायरेक्टली नहीं की। तो उससे एक ये तासुर है सब तमाम मुल्कों को, और पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा अज़ली दुश्मन हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आए दिन वो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाता है, वो जारियत करता है एक झूठे प्रिटेक्स पे। तो हमें जाहिर बात है कि हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। अब ये जो मिलिट्री कैपेबिलिटी आप बनाते हैं, ये असल में तो आप जंग रोकने के लिए बनाते हैं कि जंग शुरू ही ना। आप एक डिटेरेंस क्रिएट करते हैं अपने दुश्मनों पे कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, अगर तुमने जंग शुरू की तो तुम्हें नुकसान होगा। आप जब भी किसी जंग पे जाते हैं तो उससे पहले एक असेसमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मैं ये मुहाज खोलूँगा तो इसमें मेरे दुश्मन का कितना नुकसान है और मेरा कितना नुकसान है। और अगर नुकसान का पलड़ा आपके हक में भारी होता है तो फिर आप उस महाज को नहीं खोलते। तो ये बेसिकली आपका दुश्मन आपको डिक्टेट कर रहा होता है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, अगर महाज खोला तो तुम्हें ज़्यादा नुकसान होगा, तो फिर आप नहीं खोलते महाज। तो असल में ये तैयारी होती है जंग को शुरू ना करने की। लेकिन अगर जिस तरह मैंने बात शुरू में की, बशा साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं साहब,
जन साहब, मैं एक तरफ मकामी इशू की तरफ आता हूँ। जो हमारा एक नया माज खुला है वो ये कि आज खबर आई है कि 500 कैदी रिहा किए हैं उन्होंने अफगान में। हमारे यहाँ भी स्टेप अप हो गई हैं ये कार्रवाइयाँ, इंडिया की तरफ से भी हमें आ रहा है ये इसकी और उधर से भी। हाउ डू यू लुक एट दिस, ये 500-600 और ये जो आ रहे हैं लोग इधर जो हमारे लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन रहे हैं, कोई धमाके वमाके, तो हाउ प्रिपेयर्ड वी आर, हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू इट? जनरल साहब। जी कायद साहब, सबसे पहले तो प्रिपरेशन की जो बात है, प्रिपेयर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, लेकिन ये चूँकि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, ये वो है जिसमें एनिमी फेसलेस होता है। और इसमें दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आपने देखा होगा यूरोप में भी ऐसे हादसात हुए, अमेरिका में हुए, यूके में हुए, रशिया में हुए, हर जगह पे हुए। पाकिस्तान तैयार हर लिहाज से है और पाकिस्तान की तैयारी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी अगर पूरी कौम जो है वो यकजान हो जाती है, यकजा हो जाती है। कौम का हर फ़र्द जो है वो विजिलेंट रहता है, पुलिस, हर चीज़, हर लोग अपनी जगह काम करते हैं। नंबर 2, जो 500 कैदी रिहा किए जा रहे हैं, एक्चुअली आपको ये पता ही है कि ये नेक्सस है, बहुत क्लोज नेक्सस है अफ़गानिस्तान का और इंडिया का। अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान नहीं कहना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली अफ़गान रिजीम जो है इस वक्त, जो तालिबान रिजीम है, ख़्वाह वो तालिबान अफ़गानिस्तान TTA है या TTP है, वो सारे के सारे एक हैं। और क्यों वो कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में इसकी असेसमेंट मैं इस लिहाज से दे सकता हूँ कि जो रिजीम है उसको अभी ख़तरा है कि क्या वो पार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, इंटरनली मुल्क को सप्रेस किया हुआ है, औरतों के हकूक़ वो अदा नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी को जो इंटीग्रेट करना था, इंक्लूसिव बनाना था हुकूमत को, वो नहीं बनाया। तो ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं जिसमें ये सारे टेररिस्ट हैं, TTA, TTP है, BLA है, BRA है, मजीद ब्रिगेड है, इसी तरह ISIK है, दाइश, ये सारे के सारे जो हैं उनका अभी आर्म एंड टीथ बने हुए हैं। और मेरे ख़्याल में वो उनको इसलिए कुछ छेड़ नहीं रहे और इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अपने आप को पार में रखने के लिए उन लोगों को अपने मुल्क के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं एक थ्रेट के तौर पे, और एक्सटर्नली भी दूसरे मुल्कों के साथ ब्लैकमेल के लिए। और ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं कि उनके 2-3 ही मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि वो पार में रहें, परपेचुएट करें, उनको कोई जो है डी-सीट ना करे, नंबर 1। नंबर 2, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे हिंदुस्तान से या ये जितनी भी तंजीमें हैं इनके थ्रू या ड्रग्स के थ्रू कमा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जो रिजीम है, ये सारे का सारा काम उस रिजीम का है और पिस रहे हैं। और अगर नुकसान उठा रहे हैं तो पाकिस्तान के अवाम है, पिस रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं तो अफ़गानिस्तान के अवाम है। मैं दोबारा दोहराऊंगा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से तैयार है, निगाह रखे हुए है, और आप देख रहे हैं कि हर रोज़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं और उनकी जो तश्कीलें पाकिस्तान आती हैं उनको रास्ते में ही फना किया जाता है। जो आ जाते हैं उनको यहाँ पे पकड़ा जाता है, बट स्टिल वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी विजिलेंट। आपने ठीक फरमाया एडमिरल साहब। हमारा ताउन ज़ाहिर है रशिया के साथ बहुत ज़्यादा है और ट्रेडिशनली ज़ाहिर हमें गरीब मुल्क है, इसके बावजूद हम अपने जो इर्द गिर्द की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसके हमें करना पड़ता है। तो और भी हमारे कुछ कोऑपरेशन बढ़ रहे हैं, जहाँ दीगर एयरफोर्स में हम देखते हैं, इसी तरह हम बैरियर में भी देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ इक्विपमेंट और कुछ जो है आप डोजें वगैरह रिसेंटली। तो क्या है उस सिलसिले में आप क्या हमें आवाम को बताएंगे कि उस माज भी हम आगे किस तरह बढ़ रहे हैं ताकि हम नेवी को मज़ीद इस तरह मुस्तहकम कर सकें? देखिए, जो नेवी है हमारा इस वक्त फ्लीट है, तकरीबन पिछले 4-5 साल से हम मुस्तकिल नई एक्विजिशंस कर रहे हैं, जहाज़ खुद भी बना रहे हैं। रोमानिया से हमने जहाज़ लिए हैं, चाइना से हमने लिए हैं, तुर्की से हमने जहाज़ लिए। तो हमारा जो फ्लीट है वो तकरीबन 80 से 90% इस वक्त ब्रांड न्यू जहाज़ों पर है। और जब ब्रांड न्यू जहाज़ आते हैं तो उनके ऊपर ज़ाहिर बात है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट भी होता है, वेपन सिस्टम भी होता है, सब चीज़ें नई होती हैं। और ये जहाज़ फिर ज़ाहिर बात है कि आगे 10, 15, 20 साल, 25 साल चलते हैं। तो एक तो हम ये काम कर रहे हैं, दूसरा हम खुद जहाज़ बना रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, तुर्की के साथ भी की है, चाइना के साथ भी की है। फिर हम सबमरीन्स ले रहे हैं चाइना से, 8 सबमरीन्स आपने सुना होगा 2030 तक इंशाल्लाह वो सारी आ जाएंगी यहाँ पाकिस्तान में। एविएशन में, नेवल एविएशन में हमने नए जहाज़ लिए। तो इस वक्त हमारी जो नेवी है माशाल्लाह उसकी इस्तेदाद, उसके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रोल टास्क हैं, उनसे कहीं ज़्यादा है। और यही वजह है कि मई 2025 में
जबकि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी मिलिट्री लीडरशिप को ये खुली छूट दी हुई थी कि आप जो सही समझें आप वो काम करें। उसके बावजूद ये सी फ्रंट नहीं खोल सके। सी फ्रंट खोलना कुजा वो 400 मील से करीब नहीं आ सके पाकिस्तान के, बल्कि 2 मौके ऐसे आए जिसमें वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी कोस्ट के पास ले गए छुपाने के लिए, ताकि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स उसका कुछ न बिगाड़ सके। तो असल में जंग में होता क्या है, देखिए जंग में आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने अपने दुश्मन को उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करने देना, और ये पाकिस्तान नेवी ने 1965 में भी किया, 71 में भी किया और 2025 में भी करके दिखा दिया। तो हमारी इस्तेदाद माशाल्लाह जो हमारे अपने रोल, टास्क और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, और हम बड़ी अच्छी तरह अपना दिफा भी कर सकते हैं। हमारी 90% से ज़्यादा जो ट्रेड सी से आती है हम उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, उसको भी जारी और सारी रखते हैं, और हमारी किसी शोर इंस्टॉलेशन जो कोस्ट पे हमारे पोर्ट्स हार्बर्स हैं या और इंस्टॉलेशन उनमें से किसी को भी हम नुकसान नहीं पहुंचाने देते अपने दुश्मन को। तो यही एक नेवी का रोल होता है, और वो उस रोल में पाकिस्तान नेवी अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुई है। ये तो हमने देखा है एडमिरल साहब और जनरल साहब कि ये इस महाज पे तो जाहिर है कि ये हमारी बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि सेविंग ग्रेस में कहूँगा कि ये जो हुआ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जनरल साहब चूँकि आपके और भी आप इंटरनेशनल रिलेशन और भी आपके बड़े तारुफ के हवाले हैं, डू यू एग्री दैट वी डू नीड सम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? वो हमारे ऐसे महाज हैं जो हमें इफ़ वी कुड आंसर दोज चैलेंजेस जो आए, और यानी ये आपका शोबा तो नहीं है मगर बहरहाल आज ज़बान ज़द ख़ास स्वाम है जो IMF और ये दूसरे कह रहे हैं हमारी जो, तो उसमें हमें कितना आगे बढ़ के बेहतरी की ज़रूरत है, ताकि ये एक अनइवन डेवलपमेंट नज़र आती है कुछ लोगों को। हमारी मिलिट्री का जो किरदार है वो बड़ा यानी सराहा जाता है, वेयर एज ऑन अदर काउंट्स आई थिंक वी डू नॉट परफॉर्म वेल। एक परसेप्शन है, कैसे देखते हैं आप जनरल साहब? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। एक्चुअली एक ज़माना था कि जो सिक्योरिटी थी वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी उसको हम कहते हैं, वो प्योरली स्टेट सेंटर्ड थी कि वो मिलिट्री के गिर्द घूमती थी। ये 1994 में ऐसे हुआ कि हमारे एक वज़ीर ख़जाना रहे महबूब अल हक साहब, उन्होंने UN में काम किया तो एक रिपोर्ट मुरतब की उन्होंने, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी ही नहीं, ह्यूमन सिक्योरिटी जो है उसको भी तवज्जो देनी चाहिए और बहुत अहम है। उसके बाद अगर आप याद करें तो हमारी जो नई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी NSP 22-26 जिसको हम कहते हैं, उसमें भी ये बड़ा क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है कि हमारा फोकस जो है अभी जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमी पे होगा। empowering the disempowered और human will be the focus of the security। तो अभी जो पाकिस्तान स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है नेशनल लेवल पे, जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी जो है उसमें मिलिट्री भी आती है और नॉन मिलिट्री मींस भी आते हैं, और इकोनॉमी जो है उसमें मेजर ड्राइवर है। इसमें मैं बिल्कुल कोई लगी लिपटी रखने की बात नहीं है जी। जब इकोनॉमी अच्छी होगी, मुल्क के अंदर कोहेजन होगी, आपका जो आदमी है, आपके जो लोग हैं, आपके जो सिटीजन्स हैं वो खुश होंगे, खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे, मेंटली सेटिस्फाइड होंगे, तो तभी आपकी मुल्क की सिक्योरिटी जो है दैट इज़ दी बड़ा आपने एक पिवट एक अहम चीज़ उसकी तरफ इशारा किया। हमें उस तरफ देखना है जिस तरह जनरल साहब ने कहा। जनरल साहब, जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब, जनाब एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हम समझने की कोशिश कर रहे थे और देखने चैलेंजेस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।